नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान संवाद और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बारे में और बिहार की समस्याओं के बारे में। बिहार मतलब सदियों से एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, जो कि वो पलायन के लिए, वहां की जनता पलायन करने के लिए अभिशप्त हो गई है जैसे लग रहा है। इसका कोई निदान कहीं से कोई दिख नहीं रहा है। चाहे जितनी भी सरकारें बदल जाए, चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार आ जाए, लेकिन इस समस्या का कोई आज तक निदान नहीं कर सका और ना ही किसी पार्टी में कोई इच्छा शक्ति दिखती है कि इसके जड़ में जाकर के इस समाधान को ढूंढा जाए। आज सैकड़ों हजारों घर गांवों में या जिले में आप पाएंगे कि घरों पे ताला लटके हुए हैं, घरों में रहने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि पहले बुजुर्ग रहा करते थे, लेकिन अब वो बुजुर्ग भी अपने बेटों के साथ प्रदेश में बाहर जाकर के रहने को मजबूर है। वो फ्लैट नुमा जो एक कबूतर नुमा दरबा होता है, वैसे घरों में अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए मजबूर है। लेकिन आखिर ये समस्या है क्यों? आज हम इसी समस्या के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके निदान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसकी क्या संभावित जो एक निदान हो सकता है, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके इस छोटी सी एक्टिविटी से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी नए नए रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मतलब बिहार में आखिर पलायन इतनी बड़ी समस्या क्यों है, आइए पहले इसको हम समझते हैं। पलायन की सबसे बड़ी समस्या मुख्यतः तीन है। एक तो ये कि रोजगार का अवसर न होना, दूसरा ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो वहां पे सदियों से और स्पेशली 90s के दशक से मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है वहां से पलायन की। और तीसरी मूलभूत सुविधाओं का न होना, जैसे कि जो आजकल जो बिजली, सड़क, पानी, ये तो थोड़ी बहुत एड्रेस हो चुकी है इस समस्या का, लेकिन जो हॉस्पिटल जो फैसिलिटी होनी चाहिए, अस्पताल, अच्छे अस्पताल होने चाहिए राज्य में, वो नहीं है। वहाँ के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो वहां से दिल्ली या वेल्लोर जाकर के इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें उससे अपने राज्य में बढ़िया अस्पताल ना होने की वजह से या तो वहीं पे अगर जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेकार और घटिया इलाज से मर जाते हैं, या फिर बड़े जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय लोग हैं वो बड़े शहरों में जाकर के इलाज कराने को अवसर है। दूसरा ये कि शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि आपको बता दें कि एक समय में बिहार की डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में तो मतलब अगर बिहार की डिग्री लेकर के कोई स्टूडेंट आ जाए तो उसको एडमिशन नहीं मिलता था। आप अब ये आज ये देख लीजिए कि बिहार में पहले बड़ी शिक्षा पाने के लिए बच्चे बाहर जाते थे, दिल्ली हो या कोटा हो, लेकिन अब तो बिलो मैट्रिक लेवल के बच्चे भी, जो 6th, 7th, 8th के स्टैंडर्ड के बच्चे भी बोर्डिंग स्कूल में जाकर के बाहर की स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो गार्जियन अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो अपने बेटियों को भी बाहर भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर गार्जियन को अपने बच्चे की करियर के लेकर के चिंता होती है और उनको पता है कि बिहार के एजुकेशन की जो सिस्टम है, जो यहाँ पर जो सेशंस लेट होते हैं, जो यहाँ की डिग्रियों की मान्यता अदर यूनिवर्सिटीज नहीं देती है, जिसकी वजह से वो मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अभिशप्त है। तो ये तीन कारण हुए जो कि मतलब बिहार में पलायन की एक सबसे बड़ी समस्या है। अब हम आते हैं कि कुछ और जो इस तीन कारण में जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है रोजगार का अवसर ना होना, तो इसके पीछे वजह क्या है? आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है, मतलब जो कृषि आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है। लेकिन जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, वो सिरे से यहाँ पर नदारद है। आप पंजाब जैसे राज्यों में चले जाइए, इवन राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वहाँ की सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहाँ के किसान अब खुशहाल हो गए हैं। लेकिन बिहार में अब भी सिंचाई मतलब प्रॉपर वे में कहीं भी नहीं, जबकि बिहार में मतलब पानी मतलब ईश्वरीय वरदान के तौर पे यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में है
कि चाहे तो मतलब वो उस पानी को बड़े बड़े डैम बना करके या चेक डैम बना करके स्टोर करके प्रॉपर साल भर बिहार के कोने कोने में सिंचाई की व्यवस्था कराई जा सकती है। लेकिन ये एक सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से इस काम को आज तक प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सका। दूसरा ये कि बिहार में जो किसान है उनके पास बड़ी जोत नहीं है, जैसे पंजाब के किसान के पास है। बड़ी जोत होने से कई मतलब जो आजकल जो आधुनिक मशीनें हैं उसके लिए एक बड़ी जोत की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के उस मशीन का आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। लेकिन छोटी जोत होने की वजह से किसान उन मशीनों का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं, जिसके वजह से वो अपनी फसल का अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। दूसरा ये कि जब आपके पास छोटी जोत है, मतलब आपको ये बता दें कि बिहार में लगभग 30% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, मतलब वो खेतिहर मजदूर हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में आज तक चकबंदी की व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पाई। यही पड़ोसी राज्य बंगाल, जहां पर चकबंदी की व्यवस्था आज से 40 साल पहले 50 साल पहले ही लागू कर दी गई, 70 के दशक में ही, 80 के दशक आते आते पूरे राज्य में चकबंदी की व्यवस्था लागू कर दी गई। लेकिन बिहार में चकबंदी की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए जमींदारी प्रथा लागू की थी और वो अपनी जड़ी इतनी गहरी उसने समाज में जमा रखी थी कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी चकबंदी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो बड़े जोत के मालिक थे वो तो भाई अपने बड़ी जोत को बनाए रखा, उन्होंने मजदूरों के हवाले करके अपनी खेती जारी रखी और खुद बड़े शहरों में जाकर के रहने लगे। मतलब ये स्थिति हो गई कि वो उनका मतलब साल में आते थे और अपना वो हिसाब किताब करके फिर चले जाते थे। ये स्थिति है अभी प्रॉपर। जो बिहार में जमीन के अगर चकबंदी हो जाए तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनको भी सही मात्रा में जमीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अब ये सरकारी इच्छा शक्ति की बात है। दूसरा ये कि जो पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार का नहीं होना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, भले ही आप जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे तो लगाने के लिए तो भाई सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर राज्य में दुरुस्त करनी होगी। मतलब बिहार के का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि एक समय में ऐसा कहा जाता था कि अगर आप बिहार गए तो वापस आएंगे या नहीं, मतलब जो बिहार से बाहर राज्यों के लोग हैं वो कहते थे कि आप वापस आएंगे या नहीं, इस बात का कोई भरोसा नहीं होता था। इतनी बदनामी हो गई थी बिहार के लोगों के लिए। लेकिन अब चलो थोड़ी सी अब तो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। कई बाहुबली जो थे, जो माफियाज थे, वो अब धीरे धीरे निपटा दिए गए। बट अभी भी जो एक उत्तर प्रदेश जो बगल का ही पड़ोसी राज्य है, वहां पर जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी दुरुस्त हो गई, इतनी अच्छी हो गई है, वो अभी कोसों दूर है बिहार में उस तरह की स्थिति आने से। आए दिन वहां पर छोटी मोटी चिटपुट की रेप, हत्या, बमबाजी, छिनताई, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मतलब यहाँ तक कि अपहरण उद्योग का बंद हो गया, जिसके वजह से बिहार एक समय काफी चर्चित भी हुआ था और बदनाम भी हुआ था। लेकिन अभी भी जो एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, बड़े बड़े व्यापारियों के पास, इवन डॉक्टर्स के पास भी, तो ये चीजें जब तक आपका राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपके राज्य में उद्योग लगाने के लिए नहीं आएगा। ये तो बेसिक, सबसे बेसिक जो नेसेसिटीज है वो है। दूसरी बात आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में चलो बहुत सुधार हुआ, बट आपका एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब बन जाता है और वहां पे जो इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी छूट दी जाती है, आपने आज तक मतलब बिहार की सरकारों के मैं एड्रेस कर रहा हूं कि कभी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कभी नहीं सोचा कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर के वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित किया जाए उद्योग लगाने के लिए, उनको टैक्स में कम से कम 5 सालों की छूट दी जाए, उनको जो बिजली में सब्सिडी दी जाए। तो ये सारी चीज जब तक आप सपोर्ट सिस्टम या एक इकोसिस्टम वहां पर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये नामुमकिन है बड़े उद्योगों का आना। लेकिन हाँ, अब ये है कि जो छोटे उद्योग हैं वो आप चाहे तो अभी भी लगाए जा सकते हैं या उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। और चूंकि एक कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से आप चाहे तो आप वहां पर जो चीनी मिल है
और इथेनॉल का प्रोडक्शन, आजकल इथेनॉल की बहुत डिमांड है और जो चीनी मिल में ही एक सब्सिडियरी यूनिट लगा करके इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो बिहार इसमें लीड ले सकता है, क्योंकि बिहार में abundant मात्रा में पानी है और ईख गन्ने की खेती के लिए पानी की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। वैसे धान जो कि मतलब अधिक सरप्लस पानी होने की वजह से धान की अच्छी खासी खेती हो सकती है, लेकिन अभी भी धान के मामले में जितना छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है, चाहे पंजाब अग्रणी राज्य है, बिहार उस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। और उसके बाद भी कई तरह के जो छोटे छोटे जो उद्योग है, जैसे आपका मिथिलांचल में मखाना, आजकल मखाना मतलब मतलब क्या उसका एक वेव चला हुआ है कि एक हाईली न्यूट्रिशियन डाइट के रूप में लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसकी बड़े शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में काफी डिमांड हो रही है, जो कि बिहार के मिथिलांचल में ही एकमात्र मोनोपोली है इसका उत्पादन क्षेत्र के रूप में। लेकिन सरकार अगर इसको प्रॉपर तरीके से बढ़ावा दे, इसको संरक्षित करे और इसका संवर्धन करे, तो इस उद्योग को काफी बड़े पैमाने पर और मतलब वो बूस्ट मिल सकता है। दूसरे कि आप भागलपुर का चले जाइए, वहां का सिल्क उद्योग जो कि एक समय पर मतलब बड़े पैमाने पर वहां पर फैला हुआ था, लेकिन जो भागलपुर का दंगा हुआ उसके बाद वहां के सिल्क उद्योग और प्लस हैंडलूम भी, वहां का हैंडलूम भी मशहूर था, दोनों ही चौपट हो गए। अभी भी भागलपुर सिल्क की एक अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन अभी सरकार चाहे तो इस उद्योग को थोड़ी सी सपोर्ट दे करके और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, आप जैसे साउथ के जो कांजीवरम सिल्क है या तसर सिल्क है, या आप मध्य प्रदेश में भी वो कुछ सिल्क के अच्छे पॉकेट्स है, उस तरह के सिल्क का प्रोडक्शन हब आप बना सकते हैं। और भी कई छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का भी आप वहां पर बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और वहां पे जो वही मजदूर जो कि इतने स्किल्ड होते हैं, जो कि दिल्ली, गुजरात या सिलवासा या पंजाब जाकर के वहां के फैक्ट्रियों में काम करके वहां का उत्पादन वो बढ़ाते हैं, अगर उनको प्रॉपर मतलब एक सेटअप मिल जाए तो वो जो स्किल्ड लेबर है छोटे पैमाने पर अपने राज्य में ही उद्योग लगा सकते हैं। और जो कम से कम एक उद्योग, जो छोटा उद्योग जो है, लघु उद्योग है, कम से कम 10, 20, 50 लोगों को रोजगार तो जरूर मुहैया करा सकता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे ताकि पलायन को रोका जा सके। इसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर में भी, जैसे जिसकी भारी डिमांड है कि अच्छा अस्पताल की कमी है, जो मतलब अच्छी हेल्थ फैसिलिटी कैटर कर सके, अगर इस तरह का आई हॉस्पिटल, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स अगर बिहार में ही अगर मिल जाए तो लोग वेलोर या मुंबई या दिल्ली की ओर क्यों रुख करें, क्योंकि इससे मतलब बिहार का रेवेन्यू बिहार में ही रह जाएगा और प्लस कई लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। सेकेंडली कि जो एजुकेशन, बिहार की जो एक मानसिकता है कि वो वहाँ के लोगों में व्यवसाय से ज्यादा शिक्षानुमुखी मानसिकता है, वो वहाँ के लोग पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देते। तभी आज भी आप यहाँ के JNU चले जाइए दिल्ली में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, यहाँ इवन आप प्रयागराज में भी चले जाइए, जहाँ पर बच्चे मतलब बिहार से जाकर के आप कोटा को ले सकते हैं कि बिहारी बच्चे वहां पर छाए हुए हैं। मतलब आप कई सेंटर्स में तो 70-80% तक बिहार के बच्चों को आप पढ़ते हुए वहां पर पाएंगे। तो अगर ये इंडस्ट्री जो एजुकेशन हब है, अगर आप बिहार में ही डेवलप कर ले, तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए का हर साल का रेवेन्यू जो बिहार से बाहर जा रहा है वो बिहार में ही रह जाएगा और बिहार के लोगों को न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि वहां के अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं इसके कुछ राजनीतिक पहलू के बारे में अब चर्चा कर ले, क्योंकि बगैर राजनीतिक समर्थन के, बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के ये कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। जब तक जो वहां के राजनेता हैं उनके दिलो दिमाग में इसकी प्रॉपर ब्लूप्रिंट ना हो, प्रॉपर प्लानिंग ना हो, तभी आप जाकर के इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या केंद्र से आप सहयोग की डिमांड कर सकते हैं। उस तरह का आपका एक इकोसिस्टम वहां पर डेवलप करके देना पड़ेगा। लेकिन इस राजनीतिक सिस्टम ने वहां पर जातिवाद को एक ऐसे कैंसर के रूप में डेवलप कर दिया। ये समय के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होता गया, जो कि आज ये मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसकी कोई कहीं से भी कोई
निदान किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जो मतलब फॉरवर्ड कम्युनिटी है वहां पे अब बैकवर्ड कम्युनिटी के बीच में क्लैश होने लगा है। और यह जो चीज कई बार सामाजिक जो ताने बाना है उसमें दरार की स्थिति पैदा कर देता है। और इस वजह से भी जो वहां पर एक जो प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो कि एक प्रॉस्पर करने के लिए किसी भी राज्य के लिए एक सबसे बड़ा इंडेक्स होता है, वो अब नदारद हो गया। आप कहीं भी जाएंगे तो जातियों में विद्वेष, भले ही आपको मुंह पर अपफ्रंट कोई भी ना कहे, बट अंडर करंट उसका आप जरूर कदम कदम पर पाएंगे। दूसरा ये कि अब ये जातिवाद का जो एक जहर है, इसको जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है उससे तो निदान पाने की उम्मीद करना भी बेकार है। बल्कि वो उनके लिए जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो वो एक बुस्ट का काम करता था कि उसी के सहारे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सके। अब रह गई बात कि आने वाली सिनेरियो में आप कैसे इस चीज के बारे में उम्मीद कर सकते कि बिहार का भला भी कभी हो सकता है क्या। तो एक दृश्य अभी परिदृश्य नजर आ रहा है, जो प्रशांत किशोर एक पद यात्रा जन स्वराज पद यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा लगता है, और ये लगता ही नहीं, मतलब ये मतलब लगभग तय माना जा रहा है कि वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन करेंगे। तो अब जैसे कि उनकी जो आइडियोलॉजी अभी तक जो उनके भाषणों से या उनके जो स्क्रिप्चर से उससे जो पता चल रहा है कि वो बिल्कुल बैलेंस करके सेंट्रलिस्टिक जो पॉलिटिक्स है कि उस तरह की वो आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे, ताकि जहां पर न तो जाति और धर्म की कोई प्रमुखता नहीं हो, और सिर्फ शिक्षा और रोजगार को वो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि वो अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं, या उनकी जो राजनीतिक पार्टी है पहले वो कितना इम्पैक्ट कर पाती है लोगों को, ताकि वो लोग उनको वोट कर सके। अब ये एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण है अब ये, लेकिन है तो भविष्य के गर्त में। लेकिन अब आशा ही मतलब इंसान के लिए एक सहारा है, दूसरा और कोई नहीं। आप देख रहे हैं ज्ञान संवाद, और अगर आप एक आखिरी में ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।